बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नामक एक शांत और सुंदर गांव हुआ करता था। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। गांव का माहौल हमेशा खुशहाल रहता था, पर पिछले कुछ हफ्तों से गांव में अजीब हलचल मची हुई थी। हर दूसरे दिन किसी न किसी के घर से मुर्गियां चोरी हो जाती थीं। पहले लोगों ने सोचा कि कोई जंगली जानवर या लोमड़ी होगी, लेकिन जब चोरी केवल रात में ही नहीं, दिन के उजाले में भी होने लगी, तो शक पक्का हो गया। ये किसी इंसान का काम है। गांव के सरपंच भोलाराम जी ने पंचायत बुलाई। ये गांव की इज्जत का सवाल है। मुर्गियां अब बाड़ों से नहीं, घरों के अंदर से गायब हो रही हैं। ये काम किसी अपने का ही है। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। हर किसी को किसी न किसी पर शक था, लेकिन कोई सबूत नहीं। मेरी लाल मुर्गी जो रोज सोने जैसा अंडा देती थी, वो भी कोई उठा ले गया। मैं कहती हूँ ये काम नंदू हलवाई का हो सकता है। वो रात को घूमता रहता है। मैं? अरे काकी, मैं तो रात को रसगुल्ले बनाता हूँ। मुर्गी से मेरा क्या लेना? सभी हंसने लगे, लेकिन माहौल गंभीर बना रहा। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि गांव में कोई नया आदमी नहीं आया तो चोर गांव का ही कोई है। इसी बीच गांव के सबसे शरारती लड़के गोपी ने एक अलग ही अंदाज में बात रखी। कहीं मुर्गियां खुद ही गायब तो नहीं हो रही? शायद वो किसी मुर्गा राजा के पास चली गई हो। मजाक मत उड़ाओ गोपी। अगर अगले हफ्ते तक चोर नहीं पकड़ा गया तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। रात का समय था। गांव के 3 नौजवान शंकर, गोपी, रतन और लाठियां लेकर तैयार हो गए थे। हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था। योजना के मुताबिक वे अलग अलग गली में पहरा देने वाले थे। देखो भाइयों, अगर चोर पकड़ा गया तो पंचायत में इनाम मिलेगा, और अगर हम सो गए तो सब हंसेंगे। सोएंगे नहीं, चोर को पकड़कर ही लौटेंगे। गांव में चुप्पी छाई हुई थी। केवल कुत्तों के भौंकने की आवाज और कभी-कभी उल्लू की हूटिंग सुनाई देती थी। गोपी की ड्यूटी पुराने पीपल के पेड़ के पास वाली गली में थी। वहीं से अक्सर मुर्गियां गायब होती थीं। रात के करीब 2 बज चुके थे। अचानक गोपी को दूर एक परछाई सी दिखी। वह धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से सरकती हुई एक घर की ओर बढ़ रही थी। कौन है वहां? बाहर निकलो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। परछाई रुक गई। गोपी ने झट से अपनी लाठी संभाली और दबे पांव उस ओर बढ़ा। तभी झाड़ियों में से कुछ सरसराहट की आवाज आई और वो परछाई अचानक दौड़ पड़ी। गोपी ने जोर से आवाज लगाई, चोर चोर पकड़ो। उसकी आवाज सुनकर बाकी तीनों दौड़े दौड़े आए। सबने उस परछाई का पीछा किया, लेकिन चोर बहुत चालाक था। वह संकरी गलियों में से होता हुआ मंदिर के पीछे वाले आम के बगीचे की ओर भाग गया। हमसे तो छूट गया यार, लेकिन देखा तुमने? वो आदमी ही था। हाँ, और उसके कंधे पर बोरी थी। जरूर मुर्गी उसमें थी। इसका मतलब चोर गांव का ही है। उससे रास्ते भी मालूम है और छिपने की जगह भी। तीनों ने सुबह होने तक गश्त जारी रखी, पर चोर फिर नहीं दिखा। सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए और चारों ने रात की कहानी सुनाई। इसका मतलब चोर अब और चालाक हो गया है। परछाई से तो इतना तो साफ है कि वो कोई आदमी है और वो बोरी लेकर भागा। अब गांव में डर और गुस्से का माहौल था। लोग सोचने लगे कि चोर कहीं पास में ही रहता है। शायद वो किसी की नजर में है, पर किसी को शक नहीं हो रहा। और इस बीच एक घर में चुपचाप बैठा एक शख्स अपने आंगन के कोने में एक पुरानी बोरी को हौले से खोल रहा था। अंदर से निकली एक भूखी मुर्गी। एक और शिकार सफल रहा। गांव भर में हलचल मची हुई थी। सभी अपनी अपनी मुर्गियों को लेकर चिंतित थे। कुछ ने तो अपने मुर्गों और मुर्गियों को घर के अंदर रखना शुरू कर दिया था, लेकिन चोर की चालें इतनी शातिर थीं कि वह कहीं न कहीं से मौका निकाल ही लेता। पिछली रात चोर किसी को दिखाई दिया था। यह बात पूरे गांव में फैल चुकी थी, पर अब सवाल ये था कि वह कौन है
वहीं दूसरी ओर गांव के किनारे पर बना पुराना मकान, जिसे अब खाली नहीं था, यहाँ पिछले 2 महीने से एक अजनबी रह रहा था। उसका नाम था गजानंद, लेकिन गांव वाले उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह किसी से बात नहीं करता था और अक्सर रात में इधर उधर घूमता दिखाई देता। मैंने खुद देखा है, रात को वो बुढ़ा कुछ बोरी जैसा उठाए घूम रहा था। जरूर उसी का काम है। अरे पर वो तो कहता है कि वो साधु है, तपस्या कर रहा है। साधु के भेष में चोर भी हो सकता है। इधर गांव के नौजवान अब हर रात बारी बारी से पहरा दे रहे थे। गोपी को अभी भी पिछली रात की परछाई की याद आ रही थी। यार मुझे शक हो रहा है किसी पर, लेकिन अभी नाम नहीं ले सकता। तू नाम ले, नहीं तो चोर फिर एक कदम आगे निकल जाएगा। एक रात और देख लेते हैं, अगर वही दिखा तो मैं पक्का कहूंगा। उधर उस रहस्यमयी मकान में बैठा गजानंद एक और योजना बना रहा था। गांव वाले जागरूक हो गए हैं, अब दिन में चोरी करना पड़ेगा और शक किसी और पर डालना होगा। उसने अपना पुराना झोला उठाया और उसमें से एक छोटी बोरी निकाली। बोरी में से 2 मुर्गियां बाहर निकली। उसने दोनों को खाने के लिए दाने दिए और बोरी को फिर से कस कर बांध दिया। मुर्गी चोर को पकड़ना इतना आसान नहीं। अब चोर की चाल बदल चुकी थी। उसने पहरेदारों को चकमा देने के लिए दोपहर के समय चोरी करना शुरू कर दिया। और वही हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गांव के सबसे सख्त स्वभाव वाले आदमी बलदेव चाचा की मुर्गी भी गायब हो गई। गांव का सबसे डरावना नाम था बलदेव चाचा। कड़क मिजाज, ऊंची आवाज और गुस्सा ऐसा कि भैंसें भी उनकी गली में जाने से डरती थीं। लोग उनके सामने बोलने से कतराते थे, लेकिन सब दिल से उनका सम्मान करते थे क्योंकि वो ईमानदार और सीधा इंसान था। जब ये खबर फैली कि बलदेव चाचा की भी मुर्गी चोरी हो गई है, वो भी दिन दहाड़े, तो पूरा गांव सन्न रह गया। अब ये हद हो गई। मेरी मुर्गी तो कमरे में बंद थी और ताला भी सही सलामत है। ये कोई भूत है क्या? गांव की चौपाल में बलदेव चाचा ने सबको इकट्ठा किया। मुझे नहीं पता कौन है वो, लेकिन अब ये मेरा अपमान है। आज रात मैं खुद पहरा दूंगा। जो भी हो, मैं उस चोर को रंगे हाथ पकड़ कर रहूंगा। गांव वालों ने चुपचाप सिर हिलाया। किसी की हिम्मत नहीं थी बलदेव से बहस करने की। उसी शाम बलदेव चाचा ने अपनी लाठी निकाली, चश्मा साफ किया और एक छोटी सी लालटेन लेकर बैठ गए अपने आंगन में। इधर गांव के लड़के शंकर, गोपी, रतन और बबलू भी थोड़ी दूरी पर छिपे थे ताकि अगर कुछ हो तो तुरंत मदद मिल सके। एक बार फिर वहीं पर छाई उभरी। उसने बड़ी चालाकी से बलदेव चाचा के घर की पिछली दीवार फांदी और छत के रास्ते कमरे में उतर गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि बलदेव चाचा ऊपर छत पर छुपा हुआ था। अरे आया ना तू आखिर, ठहर जाओ। चोर घबरा गया। उसने जल्दी से बोरी उठाई और भागने की कोशिश की, लेकिन चारों जवानों ने घेर लिया। अब कहां जाएगा मुर्गी चोर? इस बार तो पकड़ा गया। चोर ने अचानक एक पाउडर की पुड़िया हवा में उछाली और झट से भाग गया। अबे ये तो पूरी फिल्म चल रही है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन बलदेव चाचा ने गांव में ऐलान कर दिया। अब इस चोर को पकड़ने के लिए हमें चाल से काम लेना होगा और इसके लिए मुझे एक योजना बनानी होगी। अब बहुत हो चुका। ये चोर अब हमारी हंसी उड़ाने लगा है। मुझे एक चाल सूझी है और इस बार वो फंसेगा जरूर। गांव के लोग उत्सुकता से बलदेव की योजना सुनने को तैयार हो गए। चौपाल में हल्का सा शोर था, लेकिन जब बलदेव चाचा बोले तो सब शांत हो गए। हम गांव में एक नकली मुर्गी का पिंजरा बनाएंगे, ऐसा कि देखने में असली लगे। मतलब चोर धुआं फेंके तो हम पानी छिड़के। बिल्कुल। इस बार हम आंखों से नहीं, दिमाग से लड़ेंगे। उस दिन गांव के 4-5 नौजवानों ने एक पुराना पिंजरा लिया।
उसमें एक लकड़ी की मुर्गी रंग रोगन करके रखी और उसके नीचे रस्सी में घंटी बांधी। ऊपर से पत्तों और घास से ढक दिया गया। पिंजरा रखा गया। गांव के किनारे के वीरान घर के पास, जहां पहले चोरी हो चुकी थी, वहां गोपी और बबलू झाड़ियों में छिप गए। एक परछाई फिर उसी चाल से आई, छुपती हुई, दबे पांव। उसने पिंजरे को देखा, फिर धीरे से झुका और जैसे ही पिंजरे को छूने गया, टन्न घंटी बज उठी। चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी बलदेव चाचा ने आगे से रास्ता रोक दिया। अब कहां जाएगा मुर्गी महाराज? चोर एकदम घबरा गया। उसने एक बार फिर धुआं फेंकने की कोशिश की, लेकिन इस बार गोपी ने पहले ही पकड़ लिया। रतन और शंकर भी आ गए थे। चल खोल अपना मुंह, बता कौन है तू? धीरे धीरे चोर ने अपनी बोरी और कपड़ा हटाया। सब हैरान रह गए। चोर कोई और नहीं बल्कि वही साधु रूपी आदमी था, गजानंद, जो खुद को तपस्वी बताता था। तो साधु के भेष में मुर्गी चोर? अब तो गांव की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। गांव की चौपाल में भीड़ जमा हो गई थी। गजानंद को एक पेड़ से बांधकर खड़ा किया गया था। उसके चेहरे से नकाब हट चुका था और अब सब जान चुके थे कि वह कोई साधु नहीं बल्कि एक ठग है। अब बता गजानंद, तू ये सब कब से कर रहा है और क्यों? गजानंद कुछ देर चुप रहा। फिर जब देखा कि गांव वाले उग्र हो रहे हैं तो धीरे से बोलना शुरू किया। मैं पहले शहर में एक मुर्गी फार्म में काम करता था। वहां मालिक मुझे अपमानित करता था। एक दिन मेरी सारी बचत लेकर वो भाग गया। तब से मैं भटक रहा था। फिर सोचा गांव में आकर साधु बन जाऊं, लोगों से कुछ भीख मिलेगी। लेकिन यहाँ तो सब सीधे सच्चे लोग हैं, कोई फालतू चीज भीख में नहीं देता था। तो तूने चोरी शुरू कर दी? मुझे खाना चाहिए था, फिर एक मुर्गी चुराई। देखा कि बेचने पर पैसे मिलते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन गई। मगर हमने तो देखा था कि तुम अकेले ही रहते हो, कहीं कोई और तो नहीं शामिल इस चोरी में? गजानंद की आंखें चौड़ी हो गईं। वह चुप रह गया। अब बता, और कौन है तेरे साथ? मैं अकेला नहीं था। गांव का एक और लड़का मेरी मदद करता था। वही मुझे जानकारी देता था कि किसके घर में कितनी मुर्गियां हैं, कौन कब घर से बाहर जाता है। कौन है वो? गजानंद की उंगली कांपते हुए इशारा कर रही थी और वह इशारा कर रहा था गांव के सबसे शांत, सबसे मासूम माने जाने वाले लड़के की ओर। गोपी, तू तो खुद पहरे में था। मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। यही था जो मेरे लिए रास्ता साफ करता था। जिस दिन तुम लोगों ने पहरा शुरू किया, उसी दिन से गोपी ने मेरी मदद करनी शुरू की थी, ताकि उसे हीरो बनने का मौका मिले और असली शक मुझ पर ना आए। गांव 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोगों को गजानंद की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और कुछ को गोपी की मासूमियत अब शक लगने लगी थी। अब इसका फैसला पंचायत करेगी और गोपी को भी जवाब देना होगा। हाँ, अब सच्चाई की पूरी परत खुलनी चाहिए। गांव की चौपाल में तनाव गहरा गया था। सबकी निगाहें अब गोपी पर थीं। वही गोपी जो अब तक चोर को पकड़ने में सबसे आगे रहा था, लेकिन अब उस पर ही शक जताया जा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, ये गजानंद झूठ बोल रहा है। मैं तो हमेशा पहरे में रहा हूँ। मैं ही तो चिल्लाया था जब वो पिंजरे के पास आया। पर उसी समय तुम सबसे पास थे। तुमने ही सबसे पहले चिल्लाया ताकि चोर भाग जाए। नहीं चाचा, मैं तो बस। अब गोपी की घबराहट और शब्दों की लड़खड़ाहट ने सबका शक और गहरा कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़का ज्यादा चालाक है जितना दिखता है। पर गोपी ने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। वो तो हमारे साथ मिलकर पहरा देता था। यही तो उसकी खासियत थी। लेकिन कोई सबूत भी तो होना चाहिए। बिना सबूत हम गोपी को कैसे दोषी माने? पंचायत ने फैसला लिया कि पहले गजानंद की झोपड़ी की पूरी तलाशी ली जाएगी। अगर वहां से कुछ ऐसा मिला जो गोपी से जुड़ा हो,
तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। गांव के कुछ लोग बलदेव चाचा के साथ गजानंद के झोंपड़े की ओर बढ़े। बाकी लोग चौपाल में गोपी को घेरे हुए थे। कुछ ही देर में बलदेव चाचा वापस लौटे। उनके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था। इस थैले में क्या है, सब देख लो। उन्होंने थैला खोला। अंदर थे कुछ पुराने चिट्ठे, गांव का नक्शा और एक छोटा रजिस्टर जिसमें कई नाम लिखे थे। किसके घर में कितनी मुर्गियां हैं, कौन कब खेत जाता है, और एक नाम कई बार दोहराया गया था, गोपी। अब क्या कहेगा गोपी? ये तेरा नाम इसमें क्यों लिखा है? मैं गजानंद को जानकारी देता था, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। मैं बस उसे बताता था कि किसके घर में क्या है। मुझे लगा वो भूखा है, वो बस 1-2 मुर्गियां मांगेगा। तो तू भी दोषी है, चाहे पूरा ना किया हो, पर चोर को रास्ता दिखाया मतलब तू भी भागीदार है। माफ कर दो चाचा, मुझसे गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी बात बन जाएगी। पंचायत ने फैसला सुनाया। गोपी को गांव से कुछ दिनों के लिए बाहर भेजा जाएगा ताकि वो अपनी गलती पर विचार कर सके, और गजानंद को पुलिस के हवाले किया जाएगा। गांव में फिर से सन्नाटा छा गया था, लेकिन एक शांति भी थी। ऐसा लग रहा था कि अब मुर्गियां सुरक्षित रहेंगी। गजानंद को पुलिस के हवाले कर दिया गया था और गोपी को गांव के बाहर स्थित अपने मामा के घर भेज दिया गया था ताकि वह अपनी गलती पर सोच सके। लेकिन एक रहस्य अब भी बाकी था। चोरी हुई कुल 35 मुर्गियों में से सिर्फ 8 ही गजानंद की झोपड़ी में मिली थीं। बाकी 27 मुर्गियां कहाँ गई? क्या गजानंद ने उन्हें खा लिया या बेच दिया? अगर बेचता तो गांव के किसी दुकानदार को पता होता, और अगर खाता तो सबके पंख या अवशेष मिलते। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सब उनकी ओर देखने लगे। 3 दिन पहले सुबह सुबह जब मैं बाग की ओर गया था, मैंने खेत के पीछे झाड़ियों में कुछ अजीब आवाजें सुनी। जब पास गया तो देखा वहां कई मुर्गियां बैठी थीं। मैंने सोचा कोई छोड़ गया होगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि शायद वे चोरी की मुर्गियां थीं। कहाँ है वो जगह, कटा? चलो मैं दिखाता हूँ। गांव के कुछ लोग बलदेव के नेतृत्व में उस ओर चल पड़े। खेतों के पीछे की झाड़ियों के बीच एक संकरी पगडंडी थी जो गांव के पुराने कुएं तक जाती थी। जब वे वहां पहुंचे तो सबकी आंखें चौंधिया गईं। ये रही वो मुर्गियां। तो इसका मतलब गजानंद उन्हें चोरी कर यहाँ छिपा देता था और धीरे धीरे बेचने का प्लान बना रहा था। और गोपी ये सब जानता होगा, मगर शायद उसे लगा होगा कि चोरी की मुर्गियां गजानंद घर में रखता है। चलिए, अब मुर्गियां अपने असली मालिकों को वापस मिल जाएंगी। वे मुर्गी को लेकर गांव ले गए और जिनकी मुर्गी गायब हुई उनको दे दिया गया। मेरी सोने वाली मुर्गी वापस आ गई। देखो, ये मुझे देखते ही फड़फड़ाने लगी। लेकिन बलदेव चाचा अब भी गंभीर थे। हमने चोर को पकड़ लिया, मुर्गियां भी मिल गईं, पर हमें अब सावधानी हमेशा रखनी होगी, क्योंकि गलतियां अक्सर हमारे ही भरोसे के नीचे छिपी होती हैं। एक दिन जब सूरज ढलने को था और गांव में लाउडस्पीकर से मंदिर की आरती बज रही थी, गांव की पगडंडी से एक दुबली पतली परछाई धीरे धीरे अंदर आ रही थी। अरे वो तो गोपी लग रहा है। गोपी की आंखों में पछतावा था और हाथ में एक थैला जिसमें वो मिठाई और एक चिट्ठी लेकर आया था। चाचा, मैं लौट आया हूँ। बलदेव चाचा ने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन कोई गुस्सा नहीं दिखा, बस एक लंबी सांस भरी। क्यों आया है गोपी? हम तो तुझे भुला चुके थे। मुझे माफ कर दो चाचा, मैंने चोरी नहीं की थी, बस गजानन को जानकारी देता था। मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा धोखा देगा। उसने अपना थैला खोला और दिया। ये मेरी तरफ से गांव के लिए है, और ये चिट्ठी मैंने गजानन को जेल में लिखी है, जिसमें मैंने उसे माफ कर दिया ताकि वो भी पछताए और सुधरे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सब गोपी की बात सुन रहे थे। लड़का गलती तो किया, मगर दिल का साफ है। हाँ, और आजकल कौन अपने दुश्मन को माफ करता है? गलती तो इंसान से ही होती है बेटा, और तुझमें हिम्मत है जो तू वापस लौटा। क्या आप लोग मानते हैं कि गोपी को माफ कर देना चाहिए? सबने एक स्वर में कहा हाँ। गोपी की आंखें नम हो गईं।
इतने दिनों की घुटन अब सुकून में बदल रही थी। चल, आज फिर से रात की चौकी लगाएंगे। अब गांव में कोई चोर नहीं, लेकिन किस्से तो करने हैं ना। सब हंसने लगे। एक रात वह अकेले बैठकर अपने पुराने कागजात उलट पलट रहे थे। उन्हीं में से एक पुराना नक्शा निकला, गांव के चारों ओर के खेतों और रास्तों का। नक्शे में एक गुप्त रास्ता भी दिख रहा था, जो गांव के पश्चिमी किनारे से होकर बाहर जंगल की ओर जाता था। ये रास्ता तो कोई नहीं जानता था इसके बारे में। अगली सुबह चाचा ने गोपी, रतन और बबलू को बुलाया और उस नक्शे को दिखाया। चाचा, इसका मतलब गजानंद अकेला नहीं था। चाचा, जब मैं गजानन से मिलता था तो वो अक्सर कहता था कि जो असली खेल खेलता है वो सामने नहीं आता। शायद उसका कोई साथी था जो अभी तक पकड़ा नहीं गया। वे नक्शे में दिखाए रास्ते पर निकल पड़े। चाचा ने इशारा किया। सब चुपचाप झोंपड़ी की ओर बढ़े। जैसे ही अंदर गए सभी हैरान हो गए। ये तो गांव का मुंशी है। ये तो सब कागज, माल, मवेशियों की जानकारी रखता था। अब समझ आया, गजानन को सही सही जानकारी मिलती थी तो कैसे। हरिनाथ ही गांव का असली गद्दार निकला। हरिनाथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोपी और रतन उसे पकड़ लेते हैं। हरिनाथ, तू ही था जिसने गांव की आत्मा को बेचा। तुझसे तो गजानंद भी बेहतर निकला। उसने कम से कम अपना गुनाह कबूल तो किया। हरिनाथ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब पूरे गांव को सच्चाई पता चल गई थी। गांव ने एक बार फिर सबक सीखा। आज हम सब ने मिलकर उस सड़ांध को निकाला है जो हमारे ही बीच पल रही थी। अब हमारा गांव पहले से ज्यादा सतर्क, मजबूत और एकजुट है। मुर्गी चोर की कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा जारी रहेगी। सभी तालियां बजाते हैं।